नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज और देश भर में आज दशहरे की धूम है। रावण दहन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आज हम आपको तमाम शहरों से दशहरा सेलिब्रेशन की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात राजनीति की। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण की डेट फिक्स हो गई है। 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण होना है। इसमें पीएम मोदी और केंद्रीय कैबिनेट के तमाम मंत्रियों समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नायब सिंह सैनी के अलावा उनके मंत्रिमंडल में 11 और मंत्री शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, इनकी लिस्ट में जो नाम चल रहे हैं उसमें विपुल गोयल, महिपाल ढांडा, कृष्णा बेदी, कृष्णलाल पंवार, रणबीर गंगवा, सुनील सांगवान, बिमला चौधरी, लक्ष्मण यादव, अरविंद शर्मा और श्याम सिंह राणा का नाम है। हालांकि ये लिस्ट फाइनल नहीं है, इसमें अभी कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि शपथ से पहले सीएम सैनी ने एक और शपथ पूरी होने की बात कही है। उसकी फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में नायब सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई। पंचकुला से दिल्ली तक नई कैबिनेट को लेकर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। खट्टर के नए घर में गृह प्रवेश के मौके पर नायब सैनी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। दशहरा के बाद 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में होगा। मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में। मान के चलना है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, जो कहा है सो किया है और जो किया है वही बताया है। तो इस नाते से जो बताएंगे मुख्यमंत्री जी बताएंगे। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी पहली बार हरियाणा में हैट्रिक लगाने के बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लिहाजा शपथ ग्रहण में हर जिले और ब्लॉक से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। दशहरा ग्राउंड में करीब 1 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। पीएम मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी सैनी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। लेकिन शपथ से पहले 25,000 नौजवानों को नौकरी देने का वादा सैनी पूरा करेंगे, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान में जो सरकार पिछले 10 वर्षों से गति से हरियाणा प्रदेश का काम कर रही है, हम बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम निरंतर हमारी सरकार जारी रखेगी। और भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके ऊपर हम युवाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर हमारी डबल इंजन की सरकार काम करती रहेगी। चाहे वो इंडस्ट्रीज को लेकर के बात है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, या प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार निरंतर वो करती रहेगी, ताकि युवाओं को पैरों पे खड़ा किया जाए और पैरों पे खड़ा करके उनको कहीं न कहीं वो अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। हमारी सोच है कि युवा हमारा नौकरी वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। हरियाणा में चुनाव से पहले एचएसएससी ने 25,000 नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाली थी। इम्तिहान भी करा लिया गया था, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण रिजल्ट रोक दिया गया था। अब शपथ से पहले रिजल्ट और नियुक्ति पत्र सैनी बांटने जा रहे हैं। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी ने चुनाव से पहले ही नायब सैनी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इसका पार्टी को फायदा भी मिला और ओबीसी वोट को कंसोलिडेट करने में पार्टी कामयाब भी रही। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में देरी इसलिए हुई क्योंकि पार्टी में कुछ कद्दावर नेता भी अपनी दावेदारी जता रहे थे। कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत ने अपने घर पर 8 विधायकों से मुलाकात की थी और हाईकमान पर दबाव बनाया था। अनिल विज भी कई बार अपनी दावेदारी जता चुके हैं। इन खबरों में सच्चाई कितनी है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में सीएम की शपथ का टाइम 17 अक्टूबर तय हो गया है, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि कई नेता सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन में लगे हैं। इनमें एक नाम राव इंद्रजीत का भी है, जिन्होंने अपने घर पर 8 विधायकों को बुलाया था। सोहना से विधायक तेजपाल तंवर,
महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव, कोसली से विधायक अनिल डहीना, गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा समेत 8 विधायक उनके घर पहुंचे थे। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव भी चुनाव जीतकर विधायक बनी है। ऐसे में राव इंद्रजीत के खेमे में 9 विधायक हैं। हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटों में से 10 पर बीजेपी को जीत मिली है। विधानसभा चुनाव से पहले भी राव इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकी थी। चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है, अब बारी बीजेपी की है। हालांकि इसकी गुंजाइश न के बराबर है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही सैनी को सीएम पद का दावेदार घोषित कर दिया था। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि केंद्र में उनका कद बढ़ाकर उन्हें पार्टी संतुष्ट कर सकती है। अभी राव इंद्रजीत मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। राव इंद्रजीत की तरह अनिल विज भी कई बार सीएम पद के लिए दावा ठोक चुके हैं। उन्होंने अंबाला कैंट से लगातार 7वीं बार चुनाव जीता है। उन्होंने अपनी ही सरकार पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में पूरा सरकारी अमला और सरकारी मशीनरी उन्हें हराने में लगी थी। 7वीं बार एक बार में ही एमएलए निचड़ जाता है, सब कुछ उसका वो हो जाता है, एक बार में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। 7 बार अमला छावनी की जनता ने मेरे पे भरोसा जताया। ये हिंदुस्तान में अपने आप में एक मिसाल है। आपने तो वो दौर भी देखा जब विधायकों की संख्या भी बहुत कम होती थी बीजेपी के। हाँ, तब भी जनता ने मेरे पे भरोसा जताया। अम्बाला की जनता मुझे जानती है अच्छी तरह से, और इसीलिए अब इस बार तो आप देखो कितना टफ कंपटीशन था। सारे ओट्स और उसके अलावा सारा प्रशासन मुझे हराने में लगा हुआ था, पूरी ताकत लगा रहा था, पर उसके बावजूद हम जीते हैं। कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नहीं, ये सब कुछ अब सीटें जीत गई, अब सब कुछ आगे जो है वो हाईकमान के हाथ में है, क्या कब कैसे और क्यों करना है। अनिल विज पार्टी के भीतर पंजाबी चेहरा है। हरियाणा में करीब 5-6% पंजाबी वोटर हैं। विज जिस अंबाला जिले से आते हैं, वहां के 5 में से सिर्फ 1 सीट पर ही बीजेपी जीत पाई है। ऐसे में अगर विज बगावती तेवर दिखाते हैं तो भविष्य में पार्टी को यहां मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा की तरह जम्मू कश्मीर में भी नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चली हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली सरकार बनने जा रही है। उमर अब्दुल्ला कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने आज श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा को 53 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी सौंप दी। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला शपथ ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एलजी को विधायकों के समर्थन वाला लेटर सौंपा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार के साथ बात करके औपचारिकताएं पूरी करेंगे। उसके बाद ही शपथ ग्रहण की तारीख तय होगी। संभावना जताई जा रही कि 16 अक्टूबर को श्रीनगर में उमर सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। उमर अब्दुल्ला के पास 53 विधायकों का समर्थन है, जिनमें उनकी पार्टी एनसी के 42, कांग्रेस के 6, आम आदमी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। मैं अभी राजभवन से वापस आया हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें। हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। कांग्रेस ने समर्थन की चिट्ठी देने में कई दिन की देरी लगाई।
दरअसल कांग्रेस उमर कैबिनेट में मजबूत पोर्टफोलियो पाने के लिए दबाव बनाना चाहती है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और उमर कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस उन्हें पार्लियामेंट में अपने नंबर दिखाकर दबाव बनाना चाहती है। हमारा मकसद कुछ और है, हमारा मकसद बड़ा है। ये नंबर्स का मामला नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ज्यादा नंबर्स हैं और हमारे पास कम नंबर्स हैं। पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने नंबर्स हैं, उसके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर्स बिल्कुल कम हैं। तो अब अगर हम उसको काउंटर बैलेंस और बैलेंस करने की कोशिश करें तब तो डिफरेंट स्टोरी बनती है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ बहुत ही वेरिड किस्म की लड़ाई है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो इसमें पार्टीज की यूनानिमिटी की बहुत जरूरी है। सिर्फ नंबर्स को लेके जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे ये बहुत ऊंची बात है। कांग्रेस चाहती है कि सरकार बनने से पहले ही एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज नागपुर में दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रहे हमलों पर भी चिंता जताते हुए कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों और धार्मिक जुलूसों पर कट्टरपंथियों के पथराव और हमले करने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को सशक्त और मजबूत बनाना जरूरी है। विजयदशमी पर नागपुर के संघ मुख्यालय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। तदंत स्फुरत पक्षयाध्येय निष्ठा प्रदंत प्रजागर्तु तीव्रानिशम। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व इसरो चीफ राधाकृष्णन भी मौजूद थे। विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकता पर जोर देते हुए कहा कि कमजोर रहना अपराध है। ये बात हिंदू समाज को समझ आनी चाहिए। उन्होंने हाल ही में गणेश पंडालों और विसर्जन जुलूसों पर पथराव की घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे अराजक और कट्टरपंथियों पर प्रशासन को फौरन एक्शन लेना चाहिए। डर और दहशत फैलाने और गुंडागर्दी की छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है और इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, कल चल के हमारा स्पर्धक बनेगा ऐसा डर जिनको लगता है वो उस देश में तरह तरह के उत्पाद करने में कम नहीं करते। भाषा तो विश्व बंधुत्व की होती है परंतु वो वहां तक ही है। अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए। मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को पूरी दुनिया से मदद मिलनी चाहिए। जहां कट्टरपंथी उन्हें दुर्गा पूजा करने से रोकते हैं, मंदिरों में घुसकर चोरी करते हैं और मूर्तियों को खंडित करने की साजिश रचते हैं। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना,
आरएसएस प्रमुख ने उन विदेशी साजिशों के प्रति आगाह किया जो ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश को भारत से खतरा है, इसलिए उसे पाकिस्तान से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है